नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक और सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। अब 1 मई से मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकारी सेवा प्रणाली घर बैठे मिलेगी। इसकी सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को सुविधा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल हुआ है। अमरजीत चावला को प्रभारी महामंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले चंद्रशेखर शुक्ला ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उनकी जगह अमरजीत चावला को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब नियुक्ति पर बीजेपी सवाल उठा रही है। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बड़ी जिम्मेदारी है और कठिन जिम्मेदारी भी है। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल के साथ जो हम बहुत अच्छा काम हमारी सरकार भी कर रही है, संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मोहन मरकाम जी की मंशा अनुसार 2023 में और 2024 में कांग्रेस की सरकार यहाँ से बने। हम सब इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे जो भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तमाम कांग्रेस परिवार और सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के साथ। नैतिकता, अनुशासन ये कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में नहीं है। इस बात का परिचय कहीं न कहीं आज की नियुक्ति ने दे दिया है। कुछ माह पहले राजीव भवन में मोहन मरकाम जी के सामने सन्नी अग्रवाल जी द्वारा अमरजीत चावला जी को जो अपमानित किया गया, गाली गलौज किया गया और पूरे मामले में लीपापोती करते हुए सन्नी अग्रवाल जी को फिर से बहाल कर दिया गया और प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला से ये प्रभार छीनकर अमरजीत चावला जी को दे दिया जाता है। तो क्या ये गाली खाने का इनाम मिला है? क्या ये अपमानित होने का इनाम मिला है? इस बात को कांग्रेस पार्टी बताए। हालांकि विषय कांग्रेसियों का है, पर चूंकि राजनीति में शुचिता, मर्यादा, अनुशासन ये इसका रहना बहुत ही आवश्यक है। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में नहीं है और दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कई किस्म के पारंपरिक व्यंजन हैं। इनमें से एक है बोरेबासी, जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको खाने से भीषण गर्मी में भी हमारे शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। छत्तीसगढ़ वासी इसे नमक, आम की चटनी, मिर्ची की चटनी और प्याज के साथ बड़े ही चाव से खाते हैं। ये केवल व्यंजन ही नहीं बल्कि इसका अपना वैज्ञानिक महत्व भी है। और क्या क्या खास है बोरेबासी में, आइए सुनते हैं उनसे जो रोज खाते हैं बोरेबासी। मैं बोरेबासी लाया हूँ काका। अच्छा गर्मी के दिन में बढ़िया जुड़ है, खाए में अच्छा लगता, बासी भात ले। अमन भैया छत्तीसगढ़ के रहने वाला, बोरेबासी खाने वाला है। ये जा पिज्जा चाउमीन फमीन ले जाना है। प्याज, मिर्ची, चटनी ये खाने वाला आदमी है। सीधा सुबह का उठन बासी खाथन, बासी खा के फिर काम में जाथन, काम में बासी धर के मुनगा भाटा लाथन। ये हमारे छत्तीसगढ़ पहचान गया बोरेबासी का। बोरेबासी खाते मस्त ठंडा ठंडा लाते। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संयुक्त सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूरी गर्मजोशी से मुलाकात की।
छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की तरफ से झीरम घाटी हत्याकांड में याचिका लगाने को लेकर बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष समेत पूर्व सीएम को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष न्यायिक जांच आयोग की जांच को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तत्कालीन भाजपा सरकार और उनके मुख्यमंत्री इस हत्याकांड में सम्मिलित दिख रहे हैं, इसलिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से न्यायिक जांच को रोका जाए। का सवाल उठ रहा है, खड़ा हो रहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष के इस याचिका के बाद। उस संबंध में माननीय मंत्री जी आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी झीरम घाटी कांड होने के बाद जानबूझकर तथ्यों को छिपाने को और जांच नहीं करने का हमेशा इनका उद्देश्य रहा है। निश्चित रूप से आप जानते हैं सीबीआई की जांच नहीं होने दे रहे थे, एनआई की जांच को रोक दिया था, एसआईटी की जांच नहीं होने देना चाह रहे थे आदरणीय रमन सिंह जी और उनकी सरकार। अब हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी जो न्यायिक जांच आयोग सरकार ने गठित की है उसके बारे में न्यायालय में जाके जांच को रोकना चाह रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी इसके जांच को रोकना क्यों चाहती है? क्या किन लोगों की इनमें संलिप्तता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता है? भाई न्यायिक जांच आयोग बना इसलिए कि तथ्यों को सामने आना चाहिए और ये किसी भी तथ्य को सामने आने देना नहीं चाहते। इनके नेता रमन सिंह जी के राज में इस तरह की घटना हुई जो हमारे कांग्रेस का एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई। धमतरी में बड़ौदा आरसेटी द्वारा ग्राम डोड़की में ऑफ कैंपस प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर 31 महिलाओं को स्वरोजगार के उद्देश्य से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में महिलाएं अचार, पापड़, मुरब्बा और मसाला पाउडर बनाने की बारीकियों से रूबरू हुई। सीतापुर पुलिस ने 15 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि एक व्यक्ति लेलुंगा की ओर से गांजा लेकर अंबिकापुर की ओर खपाने जा रहा था, जिसकी सूचना सीतापुर पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रुपेश नारंग अपने दल बल के साथ सोनतराई के पास घेराबंदी कर उसे तस्कर को पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मनपहरू चेरवा, पिता बनकेला चेरवा, उम्र 25 वर्ष, निवासी खलीबा थाना गांधीनगर बताया। उसके पास से सफेद बोरी में 15 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दिनांक 29/4/2022 को थाना सीतापुर पुलिस जिला सरगुजा को हमारी जो टीम जो है बेचना के लिए जब निकली हुई थी सुबह भोर में, उसी दौरान हमको सूचना मिला कि जो है एक व्यक्ति जो है लेलुंगा क्षेत्र से मोटरसाइकिल में जो है गांजा की तस्करी करते हुए अंबिकापुर की ओर जा रहा है। इस पर हमने जो है खबर मिलने पर तत्काल घेराबंदी किया और आगे हमारे सोनतराई मोड़ के पास जो है चौक के पास उसको जो है सस्पेक्ट जो वाहन था उसको पकड़े और तलाशी लिए तो उसमें जो है उस व्यक्ति के पास से लगभग 15 किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम मनपहरू चेरवा, निवासी एक खलीबा थाना गांधीनगर जिला सरगुजा का रहने वाला बताया है। सीतापुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/2022 धारा 20 BNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरगुजा दौरे को लेकर प्रशासन काफी सजग है। सरगुजा के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ, सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और एसपी सरगुजा भावना गुप्ता प्रशासनिक अमले के साथ सीतापुर क्षेत्र का दौरा किया। सीतापुर क्षेत्र के गांव और गौठानों का निरीक्षण करने के उपरांत अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मैदानी स्तर के कर्मचारी हैं, उनकी कभी कभी अपनी समस्याएं रहती है। कहीं सरकारी क्वार्टर नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है, किसी की फैमिली कहीं रहती है, तो उन सब के बीच हम लोग ये देखते हैं कि काम तो प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर काम प्रभावित हो रहा है तब फिर निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है और उसमें फिर टाइट करने का प्रयास किया जाता है। अन्यथा बाकी जो सरकारी कर्मचारी है वो अगर किसी अन्य आवश्यक कार्य से, चाहे वो पारिवारिक हो या और किसी कार्य से, अगर कोई कहीं बीच बीच में इधर उधर जाता है तो उसमें हमारे लिए सिर्फ इतना देखने का है कि काम वो ठीक से कर रहा है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद अब छत्तीसगढ़ वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।
दरअसल अंबिकापुर के डीएफओ कार्यालय परिसर के समीप छत्तीसगढ़ वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के करीब 50 लिपिक कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें प्रमुख मांग है कि अन्य विभागों की भांति अब वन विभाग में भी लिपिक कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा का आयोजन हो, जिससे एक लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी राजपत्रित उच्च पदों पर पदस्थ हो सके। बहरहाल लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से विभाग का काम ठप हो गया है, जिससे कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कैसे जिला अब सरगुजा में कितने होंगे कर्मचारी आप लोगों के लिपिक? सरगुजा वन मंडल में हमारे छत्तीसगढ़ वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर वन विभाग के लिपिक संवर्ग के विभिन्न लंबित 10 सूत्रीय मांगों के परिप्रेक्ष्य में हमारा यह आंदोलन अनिश्चितकालीन दिनांक 27 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ है। इस आंदोलन का आज तीसरा दिन है। क्या सेटअप किया? विगत कई वर्षों से ये मांग शासन और विभागाध्यक्ष के सम्मुख रखा गया है, लेकिन आज तक इस विषय पर न उन्होंने विचार किया और न ही कोई आश्वासन दिया। बेमेतरा विद्युत संविदा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। विद्युत संविदा कर्मचारियों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को और उनकी मांगों को जायज बताते हुए बेमेतरा के भाजपाइयों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। वहीं नगर के घड़ी चौक से पैदल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार रोशन साहू को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति और मृतक के परिजनों के उचित मुआवजा राशि की मांग को लेकर 10 मार्च से आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। साथ ही मुख्यमंत्री से 15 मिनट का समय मांग रहे हैं ताकि अपनी समस्या उनसे व्यक्त कर सके, लेकिन मुख्यमंत्री के पास हमारी समस्याओं को सुनने का वक्त नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कैसे जिला अब सरगुजा में कितने होंगे कर्मचारी आप लोगों के लिपिक? सरगुजा वन मंडल में हमारे छत्तीसगढ़ वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर वन विभाग के लिपिक संवर्ग के विभिन्न लंबित 10 सूत्रीय मांगों के परिप्रेक्ष्य में हमारा यह आंदोलन अनिश्चितकालीन दिनांक 27 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ है। इस आंदोलन का आज तीसरा दिन है। क्या सेटअप किया? विगत कई वर्षों से ये मांग शासन और विभागाध्यक्ष के सम्मुख रखा गया है, लेकिन आज तक इस विषय पर न उन्होंने विचार किया और न ही कोई आश्वासन दिया। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत तैयार भोजन और वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के द्वारा कराए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। क्योंकि राज्य सरकार का ये फैसला बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कल्याण को देखते हुए लिया गया था और इस मामले में उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा महिला मोर्चा ने रेडी टू ईट में अनियमितता की शिकायत करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने रेडी टू ईट की अनियमितताओं को दूर करने की बात कही है। जिसमें कि 23,000 जो महिला स्वसहायता बहन है उनके सामने रोजी रोटी की समस्या विकट। आज हम लोगों ने स्व सहायता बहनों के साथ में जो भूपेश बघेल ने महिलाओं से रेडी टू ईट का जो काम छीन लिया और कृषि बीज विकास निगम को छीन के उनको दे दिया, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन देने आए हैं। और उसके साथ हमारा 6 बिंदु भी है। पहला बिंदु तो ये कि जो ढुलाई होता है रेडी टू ईट का कभी कभी हो रहा है, और तीसरा जो हमारी गर्भवती बहनें हैं और जो कुपोषित जो बच्चे हैं उन लोगों को रोज़ रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है। उसी सब के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। रेडी टू ईट के मांग के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग हाई कोर्ट में लगाए हुए थे और रद्द हो गया है हम लोग का केस। तो हमारे जितनी महिलाएं हैं अभी रेडी टू ईट के माध्यम से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो हमसे छीन गया है। और हम सरकार से पूछते हैं कि हम लोग करें तो क्या करें। इस मझधार में लाकर हम लोग को छोड़ दिया है और हम अभी गरीब, हम तो ग्रामीण से हैं, हम कुछ काम करते भी नहीं हैं। इसी भरोसे से हम जी खा रहे थे, आज हमारे काम को छीन लिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा रायगढ़ द्वारा
महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं रेडी टू ईट में अनियमितता के मन बाबत। उनका जो है ज्ञापन कलेक्ट्रेट के माध्यम से महामहिम को पहुंचाया जाएगा। राजनांदगांव शहर के संजय नगर लखोली इलाके में रहने वाली एक युवती ने अपने परिजनों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। युवती ने जीजा को झूठे केस में फंसाने की बात कही है। मनीषा साहू ने राजनांदगांव प्रेस क्लब पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि वे बचपन से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। उनके घर वाले उनसे मारपीट करते हैं। बीते दिनों जब वह घर से बिना बताए जाकर अपने जीजा के साथ 2-4 दिन रह रही थी, तब घर वालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा वे अपने घर लाई गई। मनीषा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बाद उनके परिजनों ने उस पर मारपीट करते हुए दबाव दिया और उसके जीजा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया, जिसमें जीजा को जेल हुई और वे अब बेल पर हैं। चली गई थी 2-4 दिन को लिए। कार्रवाई हुआ। उस केस को कौन करवाया? उस केस को मेरी दीदी करवाई थी। क्या नाम है आपकी दीदी का? लालपुरी साहब। मैं अपना खुद रह सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। घर नहीं जाता सर? नहीं किया जाता और जान से मारने की धमकी दिया जाता। मैं बचपन से ही घरेलू हिंसा के शिकार में रह रही हूँ। मेरे घर वाले मेरे साथ मारपीट करते हैं, जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी थी। तो अपने जीजा के साथ 2-4 दिन के लिए गई थी, तो मेरे घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए थे। तो फिर मैं पुलिस के द्वारा फिर से अपने घर वालों के साथ रह रही थी। तो मेरे घर में मेरे साथ मारपीट किया गया और उनके खिलाफ, मेरे जीजा के खिलाफ, गोविंद साहू के खिलाफ जो है झूठा FIR दर्ज कराएं 376 का। बेवजह मारते हैं, अपने गुस्सा को मतलब मेरे ऊपर उतारते हैं। नई प्रोसेस चल रहा है, साथ नहीं रहते, अलग रह रहे 3 साल से। कल क्या हुआ था? कल मेरा भाई जो है मुझे धमकी देता है कि छत से धक्का दे के मार दूंगा ऐसा करके, और मेरा बड़ा वाला भाई बोलता है कि तू अगर मैं आ रहा हूँ घर आके बताता हूँ करके। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अपना घर छोड़ के आ गई। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर कहने को तो न्यायधानी है, लेकिन यहाँ इन दिनों तालिबानी हुकूमत जैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक कथित आरोपी को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया और बाद में इसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना बिलासपुर के सीपत थाना इलाके की है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो दया कर ले। नहीं मत मार, दया करेगा। दया करेगा। दया भीख मांगा, भीख मांगा तुम गाड़ी लेके आओ। नहीं भीख मांगा तुम, भीख मांगा तुम, भीख मांगा, भीख मांगा तो भैया, भीख मांगा तो रुक भीख मांगा तो गाड़ी में। क्या नाम है तुम्हारा? पिता का? कितने साल के हो? 20 साल। तुम्हारा क्या नाम है? पिता का? श्री राम सिंह। उम्र कितना है आपका? उम्र है हम लोग 30 साल। कौन से गांव के रहने वाले हो? आपका क्या नाम है? पिता का? श्री रमेश खड़े। उम्र कितना है? 25।
दैनिक आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज ने गुरुवार शाम को कृषि, श्रम और सहकारिता क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य और नवाचार करने वाले कर्मवीरों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से प्रदेश के कर्मवीरों का सम्मान किया और उन्हें इसी तरह आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं भी दी। आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज के इस खास आयोजन सम्मान कर्मवीरों का में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान किया गया। इस कड़ी में 2 कृषक बालोद जिले के ग्राम पेटीचुआ की रहने वाली छवि राठी, महासमुंद जिले की वल्लरी चंद्राकर शामिल है। इसके अलावा रोहित साहू ग्राम अचानकपुर विकास खंड पाटन जिला दुर्ग से, खेमलाल देवांगन जिला राजनांदगांव के, ध्रुवराम साहू सनोद बालोद जिला, मोहन वरलैनी रायपुर के, चंद्रशेखर साहू ग्राम गणेशपुर जिला धमतरी के, नोहर सिंह जंघेल हरदी गांव जिला राजनांदगांव के रहने वाले किसान को भी कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। किसानों के बाद श्रमिकों का सम्मान किया गया। इस कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी राम अवतार प्रवीण व्यवहारे, शिलादित्य मजूमदार, राजेश सिंह, हेमंत साहू, दिवंगत शिव बहादुर सिंह के बदले उनके बेटे राहुल सिंह ने सम्मान लिया। इसके बाद बालको के कर्मचारी कन्हैया लाल, विनय कुमार गभेल, दिलेश्वर साहू, ओम प्रकाश शर्मा, अरविंद कुमार, सहकारिता क्षेत्र से चंद्र प्रकाश व्यास, अरविंद सिंह वर्मा, राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिंदल ग्रुप के श्रमिकों अरविंद कुमार और ओम प्रकाश को कर्मवीर से सम्मानित किया गया। इससे पहले जिंदल ग्रुप के कर्मचारियों ने औद्योगिक सुरक्षा पर आधारित एक नाटक की प्रस्तुति भी दी। धमतरी के चंद्रशेखर साहू जी, ये भी गौ आधारित उत्पाद और गौ आधारित खेती करते हैं, मशरूम। इसके बाद नोहर सिंह जंघेल जी, हरदी गांव, राजनांदगांव जी, भिलाई से। प्रवीण भिलाई, बालको कोरबा से कन्हैया लाल केवट जी, विनय कुमार गभेल जी, दिलेश्वर साहू जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने लगातार न केवल अपनी जीत का परचम की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तमिलनाडु के किसान यहाँ आकर आपका सम्मान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। सुशासन का आपका यह मॉडल और मेहनत जो कर रहे हैं उसका सम्मान करने का फैसला हमने किया। और हमारे हर योजना में, हर कार्यक्रम में ये होता है कि कैसे हम, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो पशुपालक हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो। और इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें तो कई ताम्रध्वज निर्वाचन क्षेत्र मवेशी बाजार लगता था, अब नहीं लगता। केवल उतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने भी मवेशी बाजार सब बंद। हिंदुस्तान के सारे मवेशी बाजार बंद। मवेशी खरीदने बेचने वाले जो लाइसेंस रखते थे वो भी बंद। गांव में कांजी हाउस बंद। नहीं तो किसी गांव में जाते थे, सरपंच सबसे पहला डिमांड यही करता था कि भैया हमारे यहाँ कांजी हाउस दे दो, क्योंकि कांजी हाउस में यदि मवेशी को वहाँ रख दिया जाए, नीलामी होती तो पंचायत बड़ा लाभ होता था। अब गाय है, गरु हो गया, गाय अब बोझ हो गया है, मवेशी हमारे लिए बोझ हो गया है। और इस कारण से जिसे हम गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते थे। आइए देखते हैं अब कार्यक्रम सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज में मैं आप सबका सुभाष मिश्रा स्वागत करता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने लगातार न केवल अपनी जीत का परचम गाड़ा, बल्कि जितने उपचुनाव हुए वो सारे उपचुनाव में विजयी उनकी टीम रही। तो मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अब आपकी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तमिलनाडु के किसान यहाँ आकर आपका सम्मान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। सुशासन का आपका यह मॉडल कहाँ से आया? सबसे पहली बात तो बाहर से नहीं आया, छत्तीसगढ़ से आया। और छत्तीसगढ़ ये तो भिलाई स्टील प्लांट है, कर्मवीरों का कार्य क्षेत्र है और मेहनत कशों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में होता रहा है। और मेहनत जो कर रहे हैं उसका सम्मान करने का फैसला हमने किया। और हमारे हर योजना में, हर कार्यक्रम में ये होता है कि कैसे हम, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो पशुपालक हो,
उसके आय में वृद्धि कैसे हो। जी, छत्तीसगढ़ के मॉडल की जो चर्चा है उसमें भी आपने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, जब आप मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़िया जो आदमी है उसके मन में आया कि ये मेरा राज्य है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो तीज त्यौहार थे जो हाशिए पे थे वो आपने उनको मुख्य धारा में लाकर, जैसे छुट्टी डिक्लेयर की, आपने आदिवासी महोत्सव आयोजित किया, आपने मुख्यमंत्री निवास को स्त्रियों का जो तीजा रखती है उनका मायका बनाया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप एक नया मॉडल जो अभी जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें आप हैं तो केंद्रीय राजनीति में, पर आपका मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीति के मॉडल को ज्यादा लोग बात करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्षेत्रीय राष्ट्रीयता है जी। छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर हम अपनी राष्ट्रीयता की बात करें, हम अपनी संस्कृति को सहेज के रखना चाहते हैं। नहीं तो छत्तीसगढ़ में क्या, या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, हमारी अपनी संस्कृति के नाम से जाना जाता था। क्या आज उसकी चर्चा हो रही, और नक्सल और खदान के नाम से चर्चा नहीं, बल्कि दूसरे और जो कार्य हैं उनके कारण छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा हो रही है, और देश में हो रही और दुनिया में चर्चा हो रही है। देश के की जो विकास, जो पूरे देश में आज एक अजीब तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। कई अभी आप जिसका जिक्र लगातार अपने भाषण में भी कर रहे हैं, अभी भी आपने कहा, तो कई जगह पे सरकारें स्वयं इसमें शामिल नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेकर कवर्धा तक इस तरह के प्रयास किए गए। एक आपकी छवि एक सख्त प्रशासक की है, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू हमेशा की तरह बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। ये धरती में भगवान बुद्ध के सिरपुर में आप देखेंगे 2000 साल पुराना हमारा वहाँ परिसर है, तो बुद्ध का प्रभाव, कबीर का प्रभाव, गुरु घासीदास का प्रभाव, स्वामी आत्मानंद का प्रभाव, यहाँ संतों का बड़ा प्रभाव रहा है। और इसी कारण से शांति का टापू हम सब कहते हैं। तो आज गांधी जी का बड़ा प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में खूब हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। तो उसका उन सब का महापुरुषों का असर है। और दूसरी बात हम सब भाईचारा के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, तो यहाँ नफरत फैलाने का काम नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में बड़ी खासियत वो ये है कि यहाँ जाति बहुत सारे जाति, यहाँ भेद हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई ठाकुर हो सकता है, कोई और किसी जाति का हो सकता है, लेकिन वैमनस्यता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से अंतिम सवाल जो जिस पर उन्होंने अभी यहाँ बोला भी था कि देश के विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं। कल ही उन्होंने सहकारी संघवाद की दुहाई देकर आपसे पेट्रोल के दाम कम करने को कहा। एक विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपका अनुभव क्या कहता है? आपने कहा कि आप म्यूट में थे, आप कुछ बोल नहीं सकते, महंगाई वो बढ़ाते हैं, सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे लोग आजकल नेहरू जी को और गांधी जी को ढूंढते हैं, जो भी गलती हुई है तो पिछली गलती के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी तरह का कुछ मामला दिखता है। एक साइलेंट मोड होता है, एक म्यूट होता है। अब जब मुख्य प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो लिसनिंग मोड होता है, तो हम लोग लिसनिंग मोड में थे। तो लिसनिंग मोड में केवल सुन सकते हैं आप, तो वही स्थिति है रही हमारी। अब महंगाई जो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव हमारे हाथ में, आप भाव मत बढ़ाइए साहब। 2 साल हो गए शेष लगाते हैं, शेष का हिस्सा भारत सरकार के पास। जैसे सेंट्रल एक्साइज की जो पैसा है उसमें कहते हैं भारत सरकार 42% राज्यों को देती है। अच्छी बात है, मिलती है 42%, लेकिन 42% मिला क्या? आज मैं हिसाब करके लगाऊं जीएसटी का और सेंट्रल एक्साइज का और हमारे जो कोल के जो रॉयल्टी पेनाल्टी रॉयल्टी रखा हुआ है वहाँ, तो करीब 30,000 करोड़ रुपया। यदि हमको दे दे साहब तो हम पूरा माफ कर देंगे। एक तो हमारे पैसा हिस्सा देते नहीं, और दूसरा कहते हैं हमको वेट कम करो, तो शेष आप कम कर दो, सेंट्रल एक्साइज आप कम कर दो, झंझट खत्म। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने, जैसा कि उनका स्वभाव, उन्होंने बहुत खरी खरी बातें बताई, जैसा कि वो सोचते हैं कि किस तरह से केंद्र राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। अब हम इस कार्यक्रम में यहाँ विराम लेते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।